डिजिटल दुनिया के सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के बढ़ते साइबर क्राइम अपराध में साइबर क्राइम की सच्ची कहानियों को लेकर आज दूसरे दिन आपके सामने हूं। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जहां एक ओर यह असीमित संभावनाएं और सुविधाएं प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जुड़े खतरों ने अपराध की एक नई दुनिया को जन्म दिया है। साइबर अपराध केवल तकनीकी जालसाजी तक सीमित नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान, धोखे और कभी कभी भावनाओं के खेल का हिस्सा भी बन जाता है। इस पुस्तक में ऑथर के वर्षों के अनुभव और साइबर अपराधों की गहरी समझ के आधार पर ऐसी ही कहानियों को प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बल्कि रोमांच और जिज्ञासा से भी भरपूर है। यह कहानियां उस अंधेरे संसार में झांकने का मौका देती है, जहां तकनीक को हथियार बनाकर अपराध किया जाता है। हम आपको बता दें, इस पुस्तक के जो ऑथर हैं श्री अमित दुबे। अमित दुबे जाने माने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। वह लंबे समय से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साइबर क्राइम से जुड़े केसेस को सुलझाते रहे हैं। वह आईआईटी खड़गपुर से शिक्षा प्राप्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सैमसंग, एरिक्सन, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। अब वर्तमान में वो फुल टाइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अनेक स्टेट की पुलिसों को भी साइबर से रिलेटेड मामलों के अनावरण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्हीं की पुस्तक से ये 12वां अध्याय है। इस लेसन का नाम है डायलिंग अ कॉल। डायलिंग अ कॉल। मैं कहानी को पढ़कर आपके सामने सुनाता हूं और बिल्कुल गौर से इस कहानी को आप सुनिए, मनन करिए। आम जनता के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के लिए भी ये कहानी उतनी ही रोचक, उतनी ही ज्ञानवर्धक है जितना आईटी एक्ट साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने वाले किसी पुलिस अधिकारी के लिए। आपको इन्वेस्टिगेशन का एक पैटर्न पता चलेगा। आज इंटरनेट के युग में, डिजिटल युग में किस तरह से भी किस किस प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसके बारे में भी एक मार्गदर्शन मिलेगा। बड़े गौर से इसको सुनिए। पल्लवी अपने ऑफिस में एक मीटिंग में थी। बार बार कोई उसे कॉल कर रहा था। वह कॉल पिक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर दिया। मीटिंग के बाद उसने उस नंबर पर कॉल बैक किया। फ़ोन उठते ही दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा, हेलो पल्लवी, मैं स्वाति एयरटेल से बोल रही हूँ। दरअसल हमें ये कॉल एक वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। वेरिफिकेशन? किस चीज़ का वेरिफिकेशन? पल्लवी ने पूछा। इस पर स्वाति ने कहा, आप तो जानते हैं कि साइबर क्राइम देश में कितना बढ़ गया है। इसके चलते एयरटेल ने नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल हमने पाया कि साइबर अपराधी दूसरों के आईडी पर सिम इशू करा लेते हैं। ऐसे में हर सिम का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। आप कितने सिम इस्तेमाल करती हैं? पल्लवी ने कहा, कितने मतलब? मैं तो एक ही सिम इस्तेमाल करती हूँ, पर हमारे रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि आपके आधार कार्ड से लिंक करीब 3 सिम कार्ड लिए गए हैं। पल्लवी ने चौंकते हुए कहा, 3 सिम कार्ड? पर मैंने तो कभी कोई दूसरा सिम कार्ड लिया ही नहीं। देखिए, जो दूसरे सिम कार्ड आपके आधार कार्ड पर लिए गए हैं, ये निश्चित रूप से किसी अपराधी के पास होंगे। ये लोग दूसरे के नाम पर सिम लेकर अपराधों को अंजाम देते हैं और बाद में निर्दोष लोग फंस जाते हैं।
हमारे कस्टमर ऐसे मामलों में न फंसें, उसी के लिए वेरिफिकेशन कॉल है। स्वाति ने आगे कहा, आपको अभी एयरटेल से एक एसएमएस आएगा, उसमें दिए गए नंबर को डायल कर दीजिएगा और उसके बाद आपके नाम पर लिए गए दूसरे सिम कार्ड ब्लॉक करा दिए जाएंगे। पल्लवी अब तक थोड़ा परेशान हो चुकी थी। उसने हाँ कर दिया और एसएमएस का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में एक एसएमएस आया और उसमें दिए गए नंबर पर पल्लवी ने कॉल कर दिया। नंबर कुछ 62 से स्टार्ट था। इसके बाद पल्लवी ने स्वाति को कॉल किया और पूछा कि उसके नाम से लिए गए बाकी दोनों सिम कार्ड हट गए या नहीं। स्वाति ने कहा कि अब कोई समस्या नहीं है, पल्लवी के नाम पर सिर्फ एक ही सिम कार्ड दिख रहा है। और उसके बाद उसने पल्लवी को एक वेबसाइट का लिंक भेजा और कहा कि आप चाहें तो खुद जांच कर सकती हैं। लिंक कुछ इस प्रकार था, https://tapcop.sancharsathy.gov.in/telecom/user/। पल्लवी ने चेक करने के लिए वेबसाइट पर अपना नंबर डाला, जिसके बाद वेबसाइट पर उन्हें अपने नाम से सिर्फ एक ही सिम कार्ड दिखाई दिया। पल्लवी अब संतुष्ट थी। करीब 2 दिन बाद पल्लवी को एक ईमेल आई। ईमेल करने वाले ने अपने आप को पल्लवी का शुभचिंतक बताया, साथ ही उसे उसके दोस्त सुमित से दूर रहने की सलाह दी। पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। वह थोड़ा डर गई थी कि कोई छुपकर क्यों ईमेल लिख रहा है। यदि कोई शुभचिंतक है तो सामने आकर बात क्यों नहीं करता। पल्लवी सुमित को पसंद करती थी और दोनों में अच्छी दोस्ती थी, पर यह मेल जिस तरह से लिखा गया था उससे लग रहा था कि कोई पल्लवी को सावधान करना चाहता है। पल्लवी ने मेल इग्नोर कर दिया। अगले दिन पल्लवी को फिर एक मेल आई, तुम कल फिर सुमित के साथ थी शाम 8 बजे कनॉट पैलेस में। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अभी भी मौका है, वरना तुम बहुत बुरा फंसोगी। इस बार पल्लवी बहुत डर गई, क्योंकि दोनों मिले थे। ये बात सिर्फ सुमित और पल्लवी ही जानते थे। यह कौन था जो पल्लवी को सुमित से मिलने से रोक रहा था। पल्लवी ने सुमित को मेल के बारे में जानकारी दी। हालांकि सुमित ने उसे विश्वास दिलाया कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। पल्लवी ने अपनी दोस्त आरती से इस बारे में बात की। आरती ने भी पल्लवी का मेल देखा और उसे लगा कि ये कोई ऑफिस का लड़का भी हो सकता है जो नहीं चाहता है कि पल्लवी सुमित से दोस्ती रखे। उसने पल्लवी से पूछा, तुम्हें ऑफिस में किसी पे शक है? पल्लवी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने काफ़ी सोचा पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकी। आरती ने कहा, तुम्हें इन मेल्स के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। पल्लवी ने कहा, पुलिस क्या करेगी? वो कहेगी इसमें अपराध क्या है, कोई तुम्हें डरा रहा है, ये अपने आप में एक अपराध है। पर पल्लवी शायद पुलिस में शिकायत करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थी। अगले दिन फिर ईमेल आया। ईमेल में लिखा था, पुलिस इस मामले में मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। देखो, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। सुमित का प्लान तुम्हें ड्रिंक में ड्रग देने का है, होशियार रहना। पल्लवी ने चौंकते हुए कहा, पुलिस में जाने की बात कैसे लीक हुई? ये तो सिर्फ आरती को पता थी। उसने घबराकर सुमित को फ़ोन किया और कहा, अब हम कुछ दिन तक न मिलेंगे न बात करेंगे, मैं बहुत डरी हुई हूँ। सुमित ने कहा, अरे हम ये सब पुलिस को बता देते हैं। कोई है जो तुम्हें स्टॉक कर रहा है, पीछा कर रहा है, और हो सकता है तुम्हारे आसपास का ही हो। हालांकि पल्लवी ऐसा नहीं चाहती थी। उसने अगले 6 दिन तक सुमित से न बात की और नहीं मिली। 7वें दिन सुमित का फ़ोन आया, कोई और मेल आया क्या पिछले 6 दिनों में? पल्लवी ने कहा, नहीं,
सुमित ने कहा, लगता है अब सब ठीक हो गया। उस दिन जब पल्लवी और सुमित फिल्म देखने गए तो थोड़ा निश्चिंत थे। फिल्म शुरू होने में समय था, इसलिए पल्लवी थिएटर में कुछ ज़रूरी मेल चेक करने लगी। तभी ब्लैक मेलिंग वाला एक और मेल नज़र आया। उसने मेल खोला तो मेल देखकर चौंक गई, क्योंकि मेल में उसकी और सुमित की उस थिएटर की एक तस्वीर थी। पल्लवी ने जब मेल पढ़ा तो बुरी तरह से डर गई थी। उसने चारों ओर देखा कि कौन है जो उसे देख रहा है। उसे लगा कि शायद सब उसे ही देख रहे हैं। वह सुमित को लेकर थिएटर से बाहर गई। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने ईमेल सुमित को दिखा दिया। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। मुझे तुम्हारे घर से ऑफिस जाने का रास्ता पता है। तुम ऑफिस स्कूटी से जाती हो। ऐसे में अगर एक बाइक वाला बगल में आकर आपके ऊपर कुछ फेंक दे तो? इस तरह का डरावना मेल था। पल्लवी की तो सांसें अटक गई थी। सुमित भी घबरा गया था। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए सुमित पल्लवी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और धारा 354D आईपीसी स्टॉकिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, पीछा करना। पुलिस ने जब ईमेल देखा तो पता चला कि सारे ईमेल प्रोटोन मेल आईडी से आए थे। सारे मेल प्रोटोन मेल आईडी से आए थे, जो एक पेटेंटिक ईमेल सर्वर है। अक्सर अपराधी इसका फायदा उठाते हैं। यह केस इस पुस्तक के ऑथर अमित दुबे के पास पहुंचा तो उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराए लगभग 20 दिन हो चुके थे। ईमेल का आना अब भी जारी था। ईमेल को देखकर यही लग रहा था कि पल्लवी के बारे में उसे सब कुछ पता था। वह कोई भी शख्स हो सकता था। हमने पल्लवी के द्वारा दिए गए सभी संदिग्ध नामों की जांच शुरू कर दी, पर कुछ भी जानकारी नहीं हो पा रही थी। न किसी संदिग्ध की लोकेशन हमें धमकी मिल रही थी और न ही किसी ने प्रोटोन मेल सर्वर एक्सेस किया था। इसका मतलब यह था कि ये जो भी था, इन संदिग्धों की जो सूची है उससे बाहर का व्यक्ति था। पर उसको पल्लवी के बारे में ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है? क्रिमिनल ने ईमेल तभी किया था जब पल्लवी ने सुमित से संपर्क किया था। जितने बार ये मेल आए थे, ये तभी आए थे जब जब पल्लवी की मुलाकात सुमित से होती थी। इससे ऐसा लग रहा था कि या तो सुमित का फ़ोन हैक हो गया है या पल्लवी का फ़ोन हैक हो गया है। हमने यानी आथर ने दोनों के फ़ोन को स्कैन किया तो पता चला कि सुमित का फ़ोन हैक नहीं किया गया है, जबकि पल्लवी का फ़ोन को स्कैन किया गया है और मामला खुल गया। पल्लवी का व्हाट्सएप किसी और की डिवाइस में लॉगिन था और वह दूसरा डिवाइस भी नोएडा से ही था। यह जानकर पल्लवी चौंक गई। अब हमें समझ आ गया था कि आरोपी पल्लवी और सुमित की हर मुलाकात के बारे में क्रिमिनल कैसे जानता है। यह जानने के बाद पल्लवी अपने फ़ोन से उस डिवाइस को रिमूव करने ही वाली थी कि मैंने उसे ऐसा करने से रोक लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसी के जरिए हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते थे। अभी अपराधी को पता ही नहीं कि हमें उसके बारे में पता है। हम उसे जाल में फंसा सकते हैं। मैंने पल्लवी को समझाते हुए कहा, देखो, वो जो कोई भी है वो ये नहीं चाहता कि तुम सुमित के साथ रहो। उसे सिर्फ उन्हीं मैसेज में दिलचस्पी है जो तुम सुमित को करती हो। तो अब हम सुमित को मैसेज करेंगे। पल्लवी ने पूछा, पर हम उसे क्या मैसेज भेजेंगे? मैं बताता हूँ। पहले हम तुम्हारा फ़ोन पूरी तरह से चेक कर लें, यह जानने के लिए
कि क्या उसने सिर्फ तुम्हारा व्हाट्सएप हैक किया है या फिर तुम्हारे फ़ोन की बाकी डिटेल भी उसे पता है। क्या वह आपके फ़ोन से आपकी बातें भी सुन सकता है? क्या आपका मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर सकता है? पल्लवी ने चौंकते हुए कहा, क्या ये सब संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। इसलिए फ़ोन की पूरी जांच जरूरी है। हमारी जांच में ये क्लियर हो गया है कि फ़ोन का सिर्फ व्हाट्सएप ही हैक किया गया है और उसका कारण पल्लवी के फ़ोन पर कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। असल में यदि आप अपने फ़ोन से एक कोड डायल कर दें तो आपके फ़ोन पर इनकमिंग कॉल्स फॉरवर्ड होने लगती है। जब आप पहुंच से बाहर हो जाते हैं या व्यस्त हो जाते हैं तो कॉल फॉरवर्ड होने लगती है। पल्लवी ने किसी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव पर भरोसा किया और वह नंबर डायल कर दिए जिसकी कॉल एक दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो रही थी। अपराधी ने दूसरे नंबर से पल्लवी के फ़ोन पर व्हाट्सएप OTP फॉरवर्ड किया। हमारे पास वह दूसरा नंबर भी था जहां से OTP फॉरवर्ड हुआ था। हमने उस नंबर के KYC विवरण निकलवाने के लिए भी बोल दिया था, पर हमारे पास एक और रास्ता था जिससे वह पकड़ा जा सकता था। मैंने तुरंत एक वेब लिंक तैयार किया और पल्लवी को SMS किया। पल्लवी ने वो लिंक सुमित को भेजा। लिंक के साथ उसे ये मैसेज भी सेंड करने को कहा, ये हमारी कुछ निजी तस्वीरें हैं और मैं नहीं चाहती कि ये किसी के हाथ में पहुँचे क्योंकि मैं इनको लिंक पर बैकअप कर रही हूँ और अपने फ़ोन से डिलीट कर रही हूँ। और पल्लवी ने उस वेब लिंक को सुमित के व्हाट्सएप पर भेज दिया। अब बारी थी कि अपराधी इस लिंक पर क्लिक करे। हालांकि किसी को पता नहीं था कि इस लिंक पर क्लिक करने से क्या होने वाला है। दरअसल पल्लवी को जैसे मेल आए थे उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अपराधी किसी भी हाल में पल्लवी और सुमित की निजी तस्वीरें देखना चाहेगा। यह एक क्रिमिनल लिंक था। लिंक पर क्लिक करते ही उससे एक अनुमति मांगी जाएगी। उसने उस मैसेज को इग्नोर कर लिंक पर क्लिक किया और थोड़ी ही देर में हमारे सामने अपराधी की सेल्फी आ गई। हमारे लिंक ने क्रिमिनल का कैमरा ऑन करके एक फ़ोटो खींचकर हमें भेज दिया। अब हमारे सामने अपराधी की लोकेशन और उसकी तस्वीर थी। उसकी फ़ोटो देखकर सुमित चौंक गया। यह फ़ोटो दिव्या, वो कैसे हो सकती है? दिव्या सुमित की दोस्त थी और पल्लवी और सुमित की नज़दीकियों से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि पल्लवी सुमित की ज़िंदगी से खुद ही दूर चली जाए और इस तरह पल्लवी का व्हाट्सएप हैक करके उसे डराने की कोशिश कर रही थी। इस पुस्तक से 2-3 चीज़ें सीख मिली। इस लेसन से सीख मिली कि हम अपना मोबाइल थोड़े ही देर के लिए किसी को ना दें, क्योंकि हमारे मोबाइल के कीबोर्ड से अगर उस थोड़े ही से देर में किसी ने है 0012 इस तरह के तमाम कोड हैं, कोड को डायल कर दिया तो हमारे कॉल फॉरवर्ड हो सकते हैं, हमारे मैसेजेस फॉरवर्ड हो सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप हैक हो सकता है, हमारी निजी जानकारियां हैक हो सकती हैं, हमारे मोबाइल के अन्य डाटा भी हैक हो सकते हैं। और यही काम पल्लवी के साथ हुआ था। तो इस लेसन ने, इस अध्याय ने हमें सीख दिया, आज के इस डिजिटल युग में हमको सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और आप सभी से भी यही अपेक्षा है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और यदि आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो 1930 पर ज़रूर डायल करें। यह हेल्पलाइन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लिंकअप है और अगर घटना हुए 24 और 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं तो आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी अपनी पूरी डिटेल भर सकते हैं।
अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं। इतना देर जुड़े रहने के लिए और धैर्य से इस सच्ची घटना को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।